बात रह गई थी इस गाथा में, इसे पूरा करते हैं। उसके बाद जितना समय बचेगा तो अगली गाथा 137-38 हो गई और 139 चलेगी बाद में। मिल गया सबको? देख लो, जरा देख लो। 210 पेज पर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी के कथन है। ग्रंथ रखो सामने तो अच्छा रहता है, समझ में आता है जल्दी से। हाँ, ग्रंथ ऐसा बिना ग्रंथ के मत बैठो, ग्रंथ लेके बैठो। ले लो, सब ले लो। हाँ, ऐसे चुपचाप बैठ जाने से क्या कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपन को समझते जब टाइम पूरा पास हो रहा है। अब अपन जो विषय है वो विषय समझ में आना चाहिए ना, पढ़ में आना चाहिए ना। तो अपन खुद पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे। तो अब कुछ आप ग्रंथ नहीं होगा आपके सामने तो आप पूछ भी नहीं सकते हो क्या हमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी अपने पास कुछ पुस्तक की कमी नहीं है, पुस्तकें पूरी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए, आकर बैठ गए तो ग्रंथ सामने रख लो। देखो क्या कहते हैं कान्जी स्वामी। इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि ज्ञेयों का जैसा स्वभाव है वैसा जानना चाहिए। मैं दो चीज़ें हैं, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। तो आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, और बाकी द्रव्य जो हैं वो सब ज्ञेय हैं, ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं ज्ञेयों के स्वभाव को भी जानना चाहिए ना। जैसा ज्ञेय का स्वभाव है तो ज्ञेय में अपना आत्मा का स्वभाव परिचय भी हो जाएगा। उसके अलावा जो 5 द्रव्य हैं, धर्म धर्म आकाश काल और पुद्गल, उनका भी परिचय होना चाहिए ना। बहुत स्थूल बात है, तो उनका सामान परिचय कराया है यहाँ पर, तो उसका भी ध्यान में रखना अपने को जरूरी है। जो ज्ञेयों का जैसा स्वभाव है, अब ज्ञेयों में किस में व्यवहार है, किस में स्वभाव है, ये भी समझना है। धर्म अधर्म आकाश और काल ये तो स्वाभाविक परिणमन करते हैं, इनमें तो कोई व्यवहार होता नहीं है। अकेला पुद्गल है जो व्यवहारू परिणमन करता है और स्वभावरू परिणमन करता है ना। तो धर्म द्रव्य का काम क्या है? गति में हेतु बनता है। अधर्म द्रव्य का काम क्या है? स्थिति में हेतु बनता है। आकाश द्रव्य का काम क्या है? अवगाहन में हेतु बनता है। काल द्रव्य का काम क्या है? वो परिणमन में हेतु बनता है। तो काल द्रव्य का क्या स्वरूप है और धर्म धर्म आकाश का क्या स्वरूप है, इसमें अपन को विशेष इसलिए जानना जरूरी है कि इनके जानने से अपन को ये ज्ञान हो जाता है कि हम वो क्यों उलझे इसमें। ये काम जिसका है उसे करने दो। तो धर्म द्रव्य का काम है वो धर्म द्रव्य करे, तो अधर्म द्रव्य का काम है वो अधर्म द्रव्य करे। हम उसमें क्यों उलझते? हम तो 6 द्रव्यों का कर्ता बनना चाहते हैं। तो इसका ज्ञान हो जाएगा आपको कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर रहा है, तो आपको इसकी चिंता नहीं रहेगी कि धर्म द्रव्य का काम भी मैं ही करूँ, जीव को चलाने का काम भी मैं ही करूँ, जीव को ठहराने का काम भी मैं ही कर लूँ, अवगाहन भी मैं ही दे दूँ, परिणमन भी मैं ही करा दूँ। अरे तुम्हें तेरा काम है जानना देखना, जान देख। जानना देखना तो कोई नहीं करता है। जान कर देख करके संतुष्ट हो जाना ये ज्ञानियों की बस की बात है। अज्ञान पे सब में कर्तव्य लगाता अपना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये सब समझाना है ना उनको। तो क्या कहते हैं, देखो ज्ञेयों का जैसा स्वभाव है वैसा जानना चाहिए। ज्ञेयों का जानने से इनकार करने वाला अपने ज्ञान स्वभाव से ही इनकार करता है। ज्ञेयों को जानने, जो ज्ञेयों को नहीं समझता है, जो ज्ञेयों को नहीं जानता माने ज्ञेय पदार्थों को नहीं समझता है, वो क्या करता है? ज्ञेयों को जानने से इनकार करने वाला
ज्ञेयों के क्या जानना है, क्या समझना है? ज्ञेयों के जानने से इनकार करने वाला अपने ज्ञान स्वभाव से इनकार कर रहा है। तू तो जानता है ना, जानने का काम तो कर तुम अपने ज्ञान स्वभाव से इनकार कर रहा है। ज्ञेयों को क्या जानना, ऐसा कह करके तुम अपने ज्ञान स्वभाव का अनादर कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो ज्ञान स्वभाव के स्वरूप को समझना नहीं चाहता है। ज्ञान तेरा जानने का काम है ना, तो ज्ञेयों को जानने का काम तो करना। जो कितना अच्छा लगा, ज्ञेयों को जानने से इनकार करने वाला अपने ज्ञान स्वभाव से इनकार करता है। और ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य कौन समझता है? तू जानने वाला है ना, तो ज्ञान स्वभाव तेरा है, तो अपने ज्ञान स्वभाव से इनकार क्यों करता है? इसलिए बाह्य में मंद कषाय होने पर भी अज्ञान के कारण संसार रहता है। यद्यपि बाहर कषाय तो मंद हो गई, लेकिन ये अज्ञान है ना। ज्ञान को, ज्ञेयों को जानने से इनकार करना ये अज्ञान है। तो इसके तेरा अनंत संसार बढ़ता रहेगा। कषाय मंद हो जाए, तीव्र हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कषाय मंद हो जाएगी तो हम समझते कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। अरे धर्म के मार्ग में कुछ नहीं हुआ। कषाय मंद और तीव्र तो होती रहती है। कषाय मंद हो जाए या तीव्र हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। तो ज्ञान स्वभाव से इनकार कर रहा है, तो अपने को नहीं जानना चाहता है क्या? जब ज्ञेयों के स्वभाव की बात कान पड़ती है, क्या अगला पैरा पर देखो, जब ज्ञेयों के स्वभाव की बात कान पड़ती है, तब नकार न लाकर अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा लाना चाहिए। इनकार नहीं करना चाहिए उससे, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आना चाहिए। बोलिए जब ज्ञेयों के स्वभाव की बात कान पड़ती है, ये बात समझ में आ गया ज्ञेय क्या है, ज्ञेय का विषय क्या है, तब ये बात कान में पड़े तो खुशी होना चाहिए। तब नकार न लाकर, ना ऐसा ना कहकर, और ज्ञान स्वभाव की महिमा आना चाहिए। मेरा जानने का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है ना, उसकी महिमा आना चाहिए। ज्ञेयों के से का प्रसंग आए तो ज्ञेयों से इनकार नहीं करना, ज्ञान स्वभाव की महिमा लाना कि मैं तो गायक हूँ ना, जानने वाला हूँ, तो मैं ज्ञान को अपने को भी जानता हूँ, ऊपर को भी जानता हूँ। सब पर प्रकाश शक्ति मेरी अनंत शक्ति है, उसको मैं जानता हूँ। तो ज्ञेयों से इनकार क्यों करना? इस प्रकार अप्रदेशी और सप्रदेशी द्रव्य भी ज्ञेय हैं। अप्रदेशी कौन है और सप्रदेशी कौन है? बताओ, कौन बताएगा? अप्रदेशी कौन है, बताओ, बोलो। हाँ, शाबाश। पुद्गल का एक परमाणु है, वो भी अप्रदेशी है और कालाणु हो गया, और बाकी सब प्रदेशी हैं। ठीक है, एक कालाणु को छोड़कर काल का स्कंद भी होते हैं ना, नहीं होते हैं। ठीक बात। देखो मैं ये क्यों बताता है अकेला, कि तुम क्यों नहीं बोलते हो? तुम अगल बगल के लोगों को बोलना चाहिए ना। इसका नाम तो नहीं लिया मैंने, लेकिन इसका मतलब है कि थोड़ा सक्रिय रहना चाहिए। अपने सामने पुस्तक रखो और देखोगे तो ख्याल में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आए, समझ में आ सकती है बात, लेकिन अपन ध्यान रखें तो आएगी, नहीं रखें तो नहीं आएगी। इस प्रकार देखो, अप्रदेशी और सप्रदेशी द्रव्य भी ज्ञेय हैं, और उन ज्ञेयों का ज्यों का त्यों ज्ञान करना सम्यक ज्ञान का कारण है। उसे सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर क्या पूछना, इससे बढ़िया बात क्या है? तो सम्यक ज्ञान का कारण है वो, सम्यक ज्ञान होता है उससे। देखो यहाँ स्वामी जी सभी स्व पर ज्ञेयों को भली भांति जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्वामी जी क्या प्रेरणा दे रहे हैं? कि स्व को जानो, अपर को जानो। यहाँ स्वामी जी स्व पर को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं।
समझे। देखो उनको गए यहाँ से 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए, आज भी उनकी वाणी में वो बल है, ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो व्यक्त करते हैं, बताते हैं बराबर दिन में 3-3 बार। सुबह 5 बजे सबसे पहले उनसे नींद खुलती है, सवेरे सवेरे बोलते हैं वो, फिर अभी प्रवचन के बाद बोलते हैं, उसके बाद शाम को बोलते हैं। कितने बार क्या क्या बात समझाते हैं। वो अपन को समझने की अपना महान पुण्य का उदय है कि जो अपन को वो मिला हुआ है साधन, तो वो नहीं है तो भी उनकी वाणी सुनने को मिल जाती है। तो उनका उससे हमें अपना निर्णय करना पड़ता, निर्णय हो जाता है हमारा। क्या कहते देखो, स्वामी जी सभी स्वपर गेयों की भली भांति जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ में यह भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि गेयों को जानने से इनकार करने वाला क्या क्या होता है। क्या लिखा, देखो पढ़ो आगे क्या लिखा, क्या लिखा, संसार में भटकता है। संसार में भटकना है क्या, गेयों के जानने से इनकार करने वाला संसार में भटकता है। संसार में भटकना है क्या, कब तक भटकोगे हैं? संसार में कब तक भटकेंगे। जैन धर्म के हिसाब से क्या है कि जो जैसा परिणाम करता है उसके अनुसार उसकी गति बंद होती है, गति मिलती है। तो एक इंद्रिय प्रयाग में चले गए यदि, तो कितना काल लग जाएगा, अनंत काल बीत जाएगा। इस बात को अपन को समझना चाहिए बहुत गंभीरता से। इसकी वजह से हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए। क्या क्या 5 साल निकालना है, आज निकल जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है और 5 साल में हमें कुछ उपलब्ध करके जाना है, कुछ प्राप्त करना है। ये समझ करके बहुत बारीकी से देखो, कोई पता नहीं किसी का कब किसका क्या हो जाएगा, कौन पूरी उम्र पाएगा कौन नहीं पाएगा, एक आप कह नहीं सकते हो। अनेकांत का उदाहरण आपके सामने है। क्या कोई सोच सकता था कि अनेकांत हमारे बीच में नहीं रहेंगे। कल्पना करो आप, ऐसा किसी का भी हो सकता है। ये सोच करके अपन को अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो सुनने को मिल रहा है उसका लाभ पूरा पूरा लेना चाहिए, ये वरना ये भी सुनने को नहीं मिलेगा। कभी मिल रहा है इतना पुण्य का उदय है कि अपन को जिनवाणी सुनने को समझने को मिल रही है। देखो स्वामी जी प्रेरणा दे रहे हैं, क्या साथ में यह भी कह रहे हैं कि गेयों को जानने से इनकार करने वाला क्या होता है, संसार में भटकता है। संसार में भटकना नहीं है तो भैया गेयों को जानने से इनकार मत करो, गेयों को जानो, ज्ञान को भी जानो, ज्ञान स्वभाव को भी जानो और गेय को भी जानो। उक्त संपूर्ण कथन का सार देखो, 3 लाइन में कितनी दया करुणा की बात है कि संपूर्ण कथन का सार बता रहे हैं। उक्त संपूर्ण कथन का संक्षिप्त सार यह है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश हैं। लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। ये जानने की चीज़ है कि नहीं, एक एक प्रदेश पर एक एक काल का अणु स्थित है। उस कालाणु में स्निग्धता रुक्षता नहीं होने से वे मिलते नहीं हैं, किंतु रत्न राशि के समान। रत्नों की राशि है ना, तो ढेर लगा हो उसका रत्नों का तो भी वो आपस में मिलते नहीं हैं। ढेर हैं, ढेर लगा है तो रत्नों की राशि होगा। लेकिन यहाँ तो ये बता रहा है कि स्निग्धता और रुक्षता का अभाव है। वो उदाहरण में नहीं, सिद्धांत में स्निग्धता और रुक्षता का अभाव है। तो कालाणु में स्निग्धता भी नहीं है, रुक्षता भी नहीं है, वे मिलते भी नहीं हैं और बिछड़ते नहीं। और कैसे रहते हैं, रत्नों की राशि की तरह पृथक पृथक ही रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, इकट्ठे होकर के भी अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे कालदेव है वो अलग अलग रहता है,
मिलता है, रत्नों की राशि के समान का उदाहरण दिया है। उसका कारण यह है कि कालाणु में वैसा ही योग्यता है। कालाणु में ऐसा क्यों है? कहते कि हम क्या करें, जैसी जिसमें योग्यता है वैसा उसका परिणाम होता है। तो कालाणु में ऐसी ही योग्यता है कि रत्नों की राशि के समान वो रहेगा, और वो उसमें इसमें जो वृक्षत्व गुण का अभाव है उसमें वो मिलेगा नहीं। ऐसा वस्तु का स्वभाव में पड़ा है, ऐसा उसका स्वभाव ऐसा है। जब पुद्गल परमाणु मन गति से, अभी उसको शुरू समझा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, जब पुद्गल का परमाणु मन गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाता है, मन गति से गमन करता है। आकाश के दो प्रदेश हैं पास पास में, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाता है। उस प्रदेश में रहा हुआ कालाणु उसको निमित्त होता है। तो जब वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता है तो वहाँ जो कालाणु है, काल का प्रदेश है, वो निमित्त बनता है। जितना समय वो लेता है उस कालाणु को निमित्त का होता है, तब उस प्रदेश में रहा हुआ कालाणु उसको निमित्त होता है। यह यहाँ गति की बात नहीं है, गमन करने की बात नहीं समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किंतु गति करने में जो समय लगा उससे काल का माप बताया है। वो एक काल कितना होता है, वो काल का माप बताना प्रयोजन है। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा क्या है? तो एक आकाश के प्रदेश से दूसरे निकटवर्ती आकाश के प्रदेश तक जो काल का अणु गमन करेगा उसका नाम है काल का एक समय। वो काल का एक समय है। काल का एक समय क्या है कि आकाश के एक प्रदेश से निकटवर्ती दूसरे, निकटवर्ती सब इसमें लिखा नहीं है लेकिन निकटवर्ती लगा लेना, ध्यान रखना कि निकटवर्ती, क्योंकि प्रदेश तो बहुत हैं, तो निकटवर्ती दूसरा प्रदेश होना चाहिए। इससे लगा हुआ, चेंटा हुआ दूसरा प्रदेश है, उसमें गमन करने में जितना समय लगता है उसका नाम काल है। और कितना समय लगना है? एक समय प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचना है तो बहुत कम समय लगना है, और उसका नाम काल है। काल किसका नाम है? काल किसे कहते हैं? तो कहते हैं आकाश के एक प्रदेश से निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक जो गमन करने में काल लगता है उस समय का नाम काल है। ऐसे अनंत काल हैं, होते हैं, प्रति समय एक काल निकलते जाएगा ना। तो काल देव का स्वरूप समझा रहे हैं। काल की क्या परिभाषा है देखो, किंतु गति करने में जो समय लगा उससे काल की पर्याय निश्चित होती है। काल की एक पर्याय उसमें निश्चित हो जाती है कि एक काल की एक पर्याय का समय कितना हुआ, वो लोग कौन बताएगा? काल में एक समय कितना लगा कि तुम बता देगा। तुम बताओ, बोलो क्या क्या समझे तुम? जोर जोर से बोल। हाँ, जितना समय लगा उसे एक काल कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा है। निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना समय लगा उस समय का नाम क्या है? काल। वो काल जो एक समय है। और पर्याय से कालाणु द्रव्य निश्चित होता है, उस पर्याय से काल का अणु का निश्चित होता है। इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल के परमाणु को एक प्रदेश तक जाने में निमित्त रूप से बरतता है। वो निमित्त बनता है, केवल दो द्रव्य हैं अलग स्वतंत्र है, तो वो निमित्त होता है। अधिक प्रदेश तक जाने में एक कालाणु निमित्त रूप नहीं बरतता। दूसरे प्रदेश में दूसरा और तीसरे प्रदेश में तीसरा कालाणु निमित्त होता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया तो कहते वो जो कालाणु है वो उसमें निमित्त बनता है। तो वो क्या, इसमें एक खास बात क्या कही उन्होंने, एक कालाणु निमित्त नहीं बनता, दूसरे प्रदेश में
दूसरा कालाणु, और तीसरे प्रदेश में तीसरा कालाणु निमित्त बनता है। जब वो जाता है ना, पुद्गल का परमाणु गमन करता है, तो दूसरे प्रदेश में दूसरा परमाणु, तीसरे प्रदेश में तीसरा परमाणु, वो निमित्त बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि काल द्रव्य पर्याय से भी एक प्रदेशी है। काल, ये सिद्ध करना है, वो इतना बताना है कि काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है। बस इतना, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इससे स्पष्ट होता है काल द्रव्य पर्याय से भी एक प्रदेशी होता है, माना अनेक प्रदेशी नहीं होता है। वो प्रदेश गमन करता है ना, तो जितना समय लगता है, तो उसमें जो दूसरा प्रदेश तक पहुंचता है, तो दूसरा कालाणु निमित्त बन जाता है। दूसरी मुख्य बात यह है कि धर्म अधर्म लोकाकाश तो सदा स्थित हैं। कौन? धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और लोकाकाश तो सदा स्थित हैं और असंख्य प्रदेशों में फैले हुए हैं, असंख्य प्रदेशों में फैले हुए हैं। पर जीव द्रव्य तो किसी निश्चित एक आकार में सदा नहीं रहता। जीव द्रव्य एक आकार में नहीं रहते। ये तो एक आकार में रहते हैं, लेकिन जीव द्रव्य एक आकार में नहीं रहता। उसके आकार तो बदलते रहते हैं। किसके? जीव द्रव्य के आकार बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसे असंख्यात प्रदेशी कैसे माना जा सकता है? प्रश्न ये है कि जो उसके आकार बदलते रहते हैं, तो उसे असंख्यात प्रदेशी कैसे माने? वो तो प्रत्येक समय में आकार बदल गया, तो फिर असंख्यात प्रदेशी है जीव द्रव्य, उसको असंख्यात प्रदेशी कैसे माने? प्रश्न समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि आपन ने ये कहा कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो कहते प्रत्येक समय में वो बदल जाता है, तो असंख्यात प्रदेशी कैसे रहा? प्रत्येक समय में बदल गया ना वो, तो असंख्यात प्रदेशी कैसे रहा? ये प्रश्न खड़ा किया उन्होंने। अब वो उसका उत्तर देंगे, बताएंगे। देखो कि असंख्यात प्रदेशी कैसे माना जा सकता है। उस ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ सूखे और गीले चमड़े का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कब चमड़ा चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, गीला होने पर वो पसर जाता है और सूखने पर वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि वो पसर जाता है, सिकुड़ जाता है, तो अभी उसमें प्रदेश भेद नहीं होता। ऐसा प्रश्न होने पर सूखे गीले चमड़े का उदाहरण देकर समझाया है। क्या समझाया है? देखो आगे बता रहे हैं। जिस प्रकार गीला चमड़ा गीला होता है तो फैल जाता है और सूखने पर सिकुड़ जाता है, फिर भी दोनों ही स्थितियों में उसके प्रदेश समान रहते हैं। मानो वो गीला चमड़ा हुआ और फैल गया, तो उसमें कुछ प्रदेश बढ़े नहीं गए, और वो सिकुड़ गया तो उसके प्रदेश कुछ कम नहीं हो गए। वो सिकुड़ा और गीला, सिकुड़ा या नहीं सिकुड़ा, दोनों स्थितियों में प्रदेश तो उतने रहेंगे। ख्याल में आ गया? वो चमड़ा फैल गया तो उस प्रदेश कुछ बढ़ गए हों या सिकुड़ गया तो घट गए हों, ऐसा नहीं होता है। वो फैल गया तो प्रदेश तो उतने रहेंगे, वो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो उदाहरण दिया उन्होंने गीले चमड़े का और सूखे चमड़े का। जिस प्रकार चमड़ा गीला होता है, फैल जाता है और सूखने पर सिकुड़ जाता है, फिर भी दोनों स्थितियों में उसके प्रदेश तो समान ही रहते हैं। प्रदेशों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फैल गया तो पतला पड़ गया ना, वो फैल गया, लंबा चौड़ा हो गया, तो वो पतला हो गया उतना, तो प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रदेश तो उतने ही रहेंगे, प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं गीले चमड़े का और सूखे चमड़े का उदाहरण देकर के ये सिद्ध कर दिया है कि जैसे गीला चमड़ा हो चाहे सूखा चमड़ा हो, उसमें प्रदेश तो उतने रहेंगे, वो घटते बढ़ते नहीं है। अब हम और क्या समझाएं? जैसे मान लो कि रबड़ है, अपन चमड़े की जगह रबड़ को पकड़ लो, रबड़ को फैला दिया तो रबड़ पतली हो जाएगी ना, तो उसके प्रदेश फैलेंगे नहीं, प्रदेश उतने रहेंगे, प्रदेश बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं। जब रबड़ लंबा चौड़ा हो जाएगी, पतली हो जाएगी उतनी वो, और सिकुड़ जाएगी तो जाड़ी हो जाएगी। तो जैसे रबड़
आप देखते हो कि वो पतली हो जाए, गीला चमड़ा तो आजकल मिलेगा नहीं देखने को आपको। गीला चमड़ा सूखे चमड़े में का जो उदाहरण दिया वो पुराने ज़माने का उदाहरण तो ठीक था। आज तो गीला चमड़ा और सूखा चमड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो रबड़ तो हर कोई समझता है। अब रबड़ को लंबा चौड़ा कर दो, अपन फैला दो, तो कहते उसके प्रदेश नहीं बढ़ेंगे घटेंगे, इतना समझना। क्या वो रबड़ को लंबा चौड़ा कर दिया तो प्रदेश उतने ही रहेंगे, प्रदेशों में घट बढ़ नहीं होगी, भाई ये बताना है। अब ये समझ लो कि उसका वजन नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं घटेगा, वह तो बढ़ेगा क्या, जो तो जितना है उतना ही रहेगा। उसका वजन तो बढ़ नहीं जाएगा ना घट नहीं जाएगा। जितना वो मोटा है और जितना पतला हो गया तो भी वजन नहीं बढ़ेगा, तो प्रदेश नहीं बढ़ेंगे। वो वजन की अपेक्षा लगा ले, प्रदेश नहीं बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या चमड़े का उदाहरण दिया है। फिर भी दोनों ही स्थितियों में उसके प्रदेश समान ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं। उसी प्रकार छोटे बड़े शरीरों में रहने पर, ऐसे मान लो हाथी के शरीर में पहुंच गया आत्मा, तो हाथी के बराबर हो गया। चींटे के शरीर में आ गया तो चींटे बराबर हो गया, तो किसी प्रदेश घटते बढ़ते नहीं, प्रदेश तो असंख्यात ही रहते हैं। हाथी के शरीर में जाएगा तो भी असंख्यात प्रदेश हैं, और चींटे के शरीर में आएगा तो भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे उसके। ऐसा नहीं है क्या हाथी के शरीर में चला गया तो प्रदेश अनंत हो जाएंगे, और चींटे के शरीर में आ गया तो असंख्यात संख्यात रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो असंख्यात ही रहेंगे। जैसे कहा घटते बढ़ते, उसी प्रकार छोटे बड़े शरीर में रहते समय आत्मा के प्रदेश घटते बढ़ते नहीं, असंख्यात ही रहते हैं। बात तो समझ, अब ये बात ये तो कहने तो सरल है, अब कितनी आपकी पकड़ में आई वो बात आप जानो। वहाँ एक ने बताना चाहते हैं कि जैसे रबड़ में लंबी चौड़ी कर दो तो भी प्रदेश तो उतने ही रहेंगे। उसी प्रकार काल द्रव्य है, काल द्रव्य चाहे सिकुड़ जाए चाहे पसर जाए, उसमें काल द्रव्य का एक ही अणु रहेगा, एक ही प्रदेश रहेंगे, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। अब अंत में कहते हैं साथ में यह भी कहा है, क्या कहा है कि यह बात अनुभव से सिद्ध है, क्योंकि हम सब स्वयं देखते हैं कि बालक के छोटे शरीर में रहने वाला आत्मा जवानी आने पर फैल जाता है, क्योंकि संसार अवस्था में आत्मा के प्रदेश में संकोच विस्तार होता रहता है। संकोच विस्तार होता है, उससे आत्मा के प्रदेश घटते बढ़ते नहीं हैं, वे तो असंख्यात के असंख्यात ही रहते हैं। इतना कह करके ये पूरा कर दिया है प्रकरण। अब आगे अगला गाथा में क्या कहते देखो। अब इसमें गाथा में उन्होंने संक्षेप में अच्छा ही क्या है कि थोड़ा संक्षेप में पुरानी गाथा को याद कर दिला देते हैं कि हम क्या कह आए हैं। देखो, तो विगत गाथा में काल द्रव्य का अप्रदेशीपना सिद्ध किया। काल द्रव्य कैसा है? अप्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, माने अप्रदेशी है। चाहे एक प्रदेशी का हो चाहे अप्रदेशी का हो, दोनों बराबर हैं। काल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है, इसलिए उसे अप्रदेशी कहा है। विगत गाथा में काल द्रव्य अप्रदेशीपना सिद्ध किया और कुछ नहीं किया। इतना ही याद रहे आपको 138वीं गाथा में क्या कहा था कि काल द्रव्य अप्रदेशी है। इतना याद रहे तो आपका काम हो गया, समझे। विगत गाथा में काल द्रव्य का अप्रदेशीपना सिद्ध किया। अब इस गाथा में काल द्रव्य के और पर्यायों को स्पष्ट करते हैं। काल द्रव्य के काल का द्रव्य और उनकी पर्यायें कैसी होती हैं उसको खुलासा और करते हैं। माना उसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो बात वो ये कह आए हैं कि काल द्रव्य में अप्रदेशीपना सिद्ध किया। क्या काल द्रव्य एक प्रदेशी है, माने वो अप्रदेशी है, और वो पसर जाए या सिकुड़ जाए तो भी उसके प्रदेशों में बढ़ोतरी नहीं होती है, वो तो उतने के उतने रहते हैं। इतना उन्होंने बता दिया। अब आगे ये कहते हैं, देखो, वदो तम देशम तमस्य समो तदो परोपभो समयो परमा
काल का स्वरूप समझा रहे हैं। काल किसे कहते हैं कि परमाणु गगन प्रदेश उल्लंघन करें। एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक पहुँचे। काल का एक प्रदेश, काल को अणु को प्रदेश कहते हैं। काल का एक प्रदेश और पुद्गल का परमाणु कहलाता है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक जाए। परमाणु गगन प्रदेश उल्लंघन करे, माने परमाणु जो है पुद्गल के का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करे, माने ना के माने वहाँ तक जाए। प्रदेश उल्लंघन करे माने उल्लंघन करे, माने वहाँ तक पहुँचे। जितना काल लगे उसमें, जितने काल में वहाँ तक पहुँचे और उस ध्वंसी समय परापर रहे। उसमें जो नाश उत्पन्न होगा, विनाश होगा, समय लगेगा, तो उसको काल कहते हैं। काल की परिभाषा बता रहे हैं। काल किसे कहते हैं कि पुद्गल का एक परमाणु पास में रहने वाले दूसरे परमाणु तक जाएगा, तो उसका नाम एक प्रदेश है। किसका नाम प्रदेश है? कि पुद्गल का एक परमाणु दूसरे परमाणु तक पहुँचे और दूसरा परमाणु कौन सा? निकटवर्ती दूसरे परमाणु तक पहुँचेगा। उसमें जितना समय लगेगा उस समय का नाम एक काल है। एक काल की परिभाषा बता दें। और काल किसे कहते हैं? कि वो एक समय का होता है, वो स्वतंत्र है, उसमें समय ही निश्चित है। तो क्या है? देखो, जब परमाणु एक आकाश के प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करता है, आकाश के प्रदेश का उल्लंघन करता है, मैं आगे बढ़ता है। और कौन मंद गति, दो गतियाँ होती हैं, तीव्र गति भी होती है, मंद गति भी होती है। तो मंद गति से धीरे धीरे जाए, माना बहुत जल्दी नहीं जाए, मंद गति से गमन करे, तो उसमें जितना समय लगेगा उस समय का नाम एक काल का एक प्रदेश है। काल का एक प्रदेश है उसका नाम। काल का एक प्रदेश कितना बड़ा है? तो कहते हैं एक पुद्गल का परमाणु निकटवर्ती दूसरे पुद्गल के परमाणु तक पहुंचने में जितना काल लेता है, उस काल का नाम एक कालद्रव्य है। कालद्रव्य स्वतंत्र है बिल्कुल। कालद्रव्य एक कालद्रव्य है पूरा, वो मानो उसमें है ना, काल में काल का एक द्रव्य है, स्वतंत्र है वो। अगला समय अगला जो पर्याय प्रकट होगी वो उसका द्रव्य होगा। देखो, जब परमाणु एक आकाश के प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करता है, तब उसमें जो काल लगता है, जितना समय लगता है, वह समय जितना काल लगता है वैसे माने तो उन्हें वो बता दिया काल लगता है और समय है। ये भेद बताना था, चाहे उसे काल का हो चाहे समय का हो, एक ही बात है, पर्यायवाची हैं दोनों। जितना काल लगता है, जितना समय लगता है, उसका नाम एक समय है। तो समय लगता है एक समय है, दो बार समय आता है ना, इसलिए उन्हें एक बार काल का प्रयोग कर दिया कि जितना काल लगता है उस काल को अब एक समय कहते हैं। इस समय की परिभाषा बनाना है कि समय किसे कहते हैं, कितना काल लगता है उसमें। तो आकाश का द्रव्य जो है वो काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य की परिभाषा बनानी है। तो काल द्रव्य की परिभाषा आकाश के माप से उन्होंने बनाई है कि आकाश के प्रदेश में एक समय से दूसरे समय जाने में जितना समय लगता है उसका नाम काल द्रव्य है। वह काल द्रव्य है। काल द्रव्य नित्य है। और काल द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं। काल द्रव्य कैसा है? काल द्रव्य नित्य है, उसकी पर्याय समय उत्पन्न ध्वंसी है। वह काल द्रव्य नित्य है और उसकी पर्याय हमेशा उत्पन्न होती है, नष्ट होती रहती है, पर्याय बदलती रहती हैं। काल द्रव्य है, नित्य है और उसकी पर्याय बदलती रहती है। काल द्रव्य नित्य है और उसकी पर्याय समय उत्पन्न होने समय प्रति समय बदलती है। और पूरा जिस समय बदलती है वो काल द्रव्य है पूरा। इस गाथा के भाव को आचार्य अमरचंद तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये लड़के जा रहे हैं, अब ऐसा करते हैं कि वो जो चले जाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन कल पढ़ेंगे। यहीं तक रहने दो, 5 मिनट है केवल अभी।
5 मिनट में क्या है, ये लड़के चले जाते हैं तो उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उनको जल्दी जाना पड़ता है, तो उनके हिसाब से अपन को चलना चाहिए कि वो जितना जल्दी उठ जाएं। अब 5 मिनट पहले उठ गए वो, तो अपन 5 मिनट थोड़ा और 40 मिनट रह गए हैं, बात कल करेंगे। आचार्य अमृतचंद्र को अपन कल पढ़ेंगे।